Hi everyone, welcome back to another module of a chapter chemical bonding and molecular structure. तो पहले तो हमने आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में देख लिया. उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कोवैलेंट बॉन्डिंग. एंड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कोवैलेंट बॉन्डिंग हमने पहले तो ऑक्टेट रूल के बारे में बात की. ठीक है, हमने ऑक्टेट रूल के बारे में थोड़ी बहुत बात की और फॉर्मल चार्ज के बारे में बात की. बट बोथ ऑफ दीज थियरीज, ये दोनों थियरीज ने मुझे हेल्प नहीं की समझने के लिए कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है. ठीक है, उसके स्ट्रक्चर समझने में मुझे हेल्प नहीं की. इसलिए आज हम एक नए थियरी के बारे में, एक दो नई थियरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें एग्जैक्टली समझाएंगे कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसको कोवैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, हाँ कि ना. तो उस कोवैलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ कैसे बनता है, व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड इट एंड हाउ इज इट एग्जैक्टली द वे इट इज. लेट्स जूम इनटू आवर नोट्स एंड गेट स्टार्टेड. तो पहली थियरी के बारे में अभी के लिए सिर्फ बताऊंगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. इसके नाम से ही सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू इट्स नेम इटसेल्फ. वैलेंस शेल, दैट इज इट्स आउटर मोस्ट शेल. इलेक्ट्रॉन पेयर, the electron pairs in the outermost shell. रिपल्शन यानी एक दूसरे से दूर रहना, एक दूसरे को धकेलना, दूर करना, रिपल्शन थियरी. तो ये थियरी किस बारे में है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर रखने की ट्राई करते हैं, एक दूसरे से दूर रहने की ट्राई करते हैं. इसके ऊपर ये थियरी बनाई गई है. तो this theory helps in explaining shapes of simple covalent molecules. ठीक है, साधारण कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका शेप एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दे कैन बी लोन पेयर. लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन्स, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर एटम एंड इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग. ठीक है, ऐसा एक पेयर हो सकता है. और दूसरा हो सकता है बॉन्ड पेयर, यानी दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग. एग्जांपल दिखा दूं, देखो CH HO, ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम पहले भी यूज किया. ठीक है, तो ये जो पेयर है जो रेड में मैंने, ब्लू में मैंने सर्कल किया है, दैट इज माई लोन पेयर. फिर ये जो बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमेशा कोई भी बॉन्ड में, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना ये मेरा बॉन्ड पेयर है. समझ में आया? ठीक है, तो क्या क्या था समझ में आया ना. लोन पेयर समझ रहे हैं, बॉन्ड पेयर समझ रहे हैं. लोन पेयर इज द पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, एंड बॉन्ड पेयर इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग. ठीक है, और इट इज शेयर्ड बिटवीन दैट एटम एंड द एटम नेक्स्ट टू इट, जिसके साथ भी वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है. तो अभी ये जो बॉन्ड पेयर है ना, ये जो बॉन्ड पेयर और ये ब्लू कलर वाली जो बॉन्ड पेयर है, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है. वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी. दोनों नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऑफ कोर्स एक दोनों को रिपेल करेगी. फिर ये जो बॉन्ड पेयर है एंड ये जो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, दोनों ही बॉन्ड पेयर नहीं, दोनों ही लोन पेयर है, दोनों ही LP है. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर लोन पेयर्स. दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर. सो देर इज टोटल 3 काइंड ऑफ रिपल्जन्स. 3 टाइप के रिपल्जन्स होते हैं. एक लोन पेयर रिपल्जन, एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को रिपेल करता है. फिर एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, ये जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, हाँ ना. फिर देर इज ऑल्सो अगेन देर इज ऑल्सो बॉन्ड पेयर रिपल्जन. बॉन्ड पेयर रिपल्जन, ये समझने की ट्राई करने के लिए मैं एक चीज दिखाता हूं, एक सेकेंड. समझो ये एक लोन पेयर की जगह पे यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच था. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी एक बॉन्ड पेयर थी. तो दिस बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर, हाँ कि ना, वो एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे. तो टोटल 3 टाइप के रिपल्जन हो गया ना. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दीज रिपल्जन का क्वांटिटीज, मतलब रिपल्जन कितना ज्यादा होता है, उसके हिसाब से मुझे ऑक्सीजन
के आसपास कैसे टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है और ये जो लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, उनका एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा। और अगर मुझे उनका एग्जैक्ट पोजीशन पता चलता है कि ये कितना साइड में है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये थोड़ा सा यहाँ, ये यहाँ पे है थोड़ा सा, या फिर मतलब समझ रहे हो, मुझे एग्जैक्ट उनका पोजीशन पता चलेगा, तो फिर आई विल बी एबल टू टेल मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस कोवैलेंट मॉलिक्यूल। समझ रहा है? तो रिपल्जन का हमेशा ऑर्डर होता है ना, रिपल्जन का ऑर्डर होता है एक पर्टिकुलर, विच इज लोन पेयर टू लोन पेयर का जो रिपल्जन होता है, सिर्फ लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्जन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्जन, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्जन। समझ में आया? लोन पेयर और दो लोन पेयर रहेंगे ना बाजू बाजू में, ये एक और समझो यहां पे पहले लोन पेयर दिखा था मैंने, ठीक है, तो वो दोनों लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्जन होगा एज कंपेयर टू ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, एज कंपेयर टू टू बॉन्ड पेयर्स। समझ में आ रहा है? रिपल्जन का अमाउंट समझ रहे हो? रिपल्जन का क्वालिटी कितना ज्यादा है, रिपल्जन ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होगा, यानी वो दोनों सबसे ज्यादा दूर रहना चाहेंगे एक दूसरे से, मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वो लोग कभी भी थोड़ा सा क्लोज आ सकेंगे, मोर देन बॉन्ड पेयर वो लोग और भी क्लोज आ सकेंगे, सबसे ज्यादा दूर रहना चाहेंगे लोन पेयर और एक दूसरा लोन पेयर। ठीक है, फिर और एक रूल है कॉल बेंट्स रूल, जहां पे अगर एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, समझो ऑक्सीजन नहीं चलो समझो सल्फर एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, ठीक है, तो सेंट्रल एटम को एक्सियल बॉन्ड्स हो सकते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड्स हो सकते हैं। समझो this particular atom A has 4 bonds in this particular plane। ठीक है, ये एक ही प्लेन में है, ओके, इक्वेटोरियल प्लेन हो गया ये मेरा। ठीक है, तो ये जो 4 बॉन्ड्स है, ये मेरी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हो गई, हाँ कि ना। अभी इसकी एक्सियल बॉन्ड्स बनाने की ट्राई करता हूं मैं। ठीक है, इसी की एक्सियल बॉन्ड्स कुछ ऐसी दिखेगी, तो मुझे बेंट्स रूल बताता है कि एक्सियल बॉन्ड जो होती है ना, एक्सियल बॉन्ड यानी ऊपर नीचे, अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऊपर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन नीचे, तो ये जो दो बॉन्ड रहती है ना, दीज टू बॉन्ड्स विल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एटम्स की ज्यादा रहेगी। टोटल समझो, टोटल 6 अटैच रहेंगे ना, बी समझो, बी 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 बी, ए को 6 स्पीशीज अटैच्ड है विच आर बी। ठीक है, 6 बी की स्पीशीज अटैच्ड है, तो जो ये और ये पोजीशन पे रहेगी, दे विल बी द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वंस मोर देन दीज 4 स्पीशीज। ठीक है, ये 4 स्पीशीज के कंपैरिजन में जो ये एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं दो, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। और ऑल्सो दिस एक्सियल बॉन्ड जो ऊपर और नीचे रहता है, इट इज लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ जो होती है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है। ओके, दिस इज माय बेंट्स रूल। एक्सियल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं और उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। और रिपल्जन का ऑर्डर है, आई रिपीट, बहुत काम आएगा, याद रखना। रिपल्जन का ऑर्डर लोन पेयर मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर मोर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये फिनोमिनन हमने इंट्रोड्यूस किया, हाइपोथेटिकल ऐसा होता नहीं है, पर हमने हाइपोथेटिकली ऐसे सोचते कि ऐसा होगा शायद, ताकि हम एक्सप्लेन करें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एवरी मॉलिक्यूल, एवरी एटम हैज, रिमेंबर, एस सब शेल, पी सब शेल और डी सब शेल। एस में कितना? 1 ऑर्बिटल था, पी में कितने? 3 ऑर्बिटल्स थे, और डी में कितने?
5 ऑर्बिटल्स थी। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तुम्हें याद रहना चाहिए। वी डन ऑल ऑफ दिस इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। ठीक है, तो अभी रिमेंबर वी टोल्ड यू, हमने तभी बात की थी कि एस पी और डी जो ऑर्बिटल्स रहते हैं अलग अलग, एस के 1, पी के 3 और डी के 5, तो उन सबकी एनर्जीज डिफर करती है। एस पी और डी की एनर्जीज डिफर करती है। ठीक है, अभी हाइब्रिडाइजेशन में हम ऐसा सोचते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में कि समझो ये ए एटम है। ठीक है, ए एटम है, उसके एस पी और डी सबशेल्स यहां पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तीनों की एनर्जी अलग अलग है। अभी जब मैं बी एटम को ए के क्लोज लाऊं ना, ए के क्लोज लाऊं और वो लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगे, बॉन्ड फॉर्म होने लगे, तभी क्या होता है, समझो बी के 4 एटम्स आ रहे हैं ए के पास। ठीक है, और मेरा फाइनल मुझे मिलना चाहिए AB4। ठीक है, यूजुअली AB4 का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये ए जो है ना, ए उसका एस और पी सबशेल, एस और पी सबशेल में जो एनर्जी डिफरेंस होती है ना, वो गायब हो जाती है और एस और पी सबशेल कनेक्ट हो जाते हैं। एस और पी सबशेल बन जाते हैं sp3 सबशेल। दे बिकम sp3 सबशेल, यानी s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, और इस एवरी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा a का और फॉर एग्जांपल दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा b का। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि ये s p और d ऑर्बिटल्स है ना, दे कैन कम टुगेदर, दे कैन बिकम ऑफ द सेम एनर्जी। उनके जो ऑर्बिटल्स है, s का 1, p का 3, d के 5, उसमें से कुछ भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में वो लोग साथ में आ सकते हैं एंड बिकम ऑफ द सेम एनर्जी, बिकम ऑफ द सेम एनर्जी एंड बिकम हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें sp3 यानी ये 1, 2, 3 और 4 ऑर्बिटल्स है ना, चारों के चारों हैव द सेम एनर्जी। दे हैव द ऑल फोर ऑफ दीज हैव द सेम एनर्जी। समझ में आ रहा है, ऑल 4 ऑफ दीज हैव द सेम एनर्जी। ऐसा होता है हाइब्रिडाइजेशन। चलो, तो इन ऑर्डर टू मतलब हम लोग, दिस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन। ठीक है, तो हम सोचते जितने भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही। तो अभी टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, टू डिटरमाइन कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें इधर sp3 दिखाया, वैसे sp का भी होता है, सिर्फ एक s और एक p आता है कभी कभी साथ में, फिर एक s और 2 p आ जाते हैं, कभी कभी एक s और 3 p आ जाते हैं, और कभी कभी एक s 3 p और एक d आ जाता है शायद साथ में। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं, और जब भी मतलब साथ में आता है, मैं बोल रहा हूं ना, मतलब वो लोग का एनर्जी बिकम सेम, दे बिकम डीजेनरेट। ओके, एंड दे गिव अस, समझो ये जो है sp3d1, sp3d1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जहां पे कितने मिल रहे हैं हमें, s का 1, p का 3 और d का 1, यानी एक सेकेंड, आई एम सॉरी, s का 1, p के 3 और d का 1, यानी 5 टोटल ऑर्बिटल्स मुझे मिल रहे हैं विच हैव द सेम एनर्जी। ओके, तो ऐसे होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का नंबर या फिर कितने ऑर्बिटल साथ में आ रहे हैं वो डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला रहता है। तो वी फाइंड आउट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच एटम। ठीक है, तो जो कटायन होता है ना, कटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं हम, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से चार्ज माइनस कर लेते हैं। ठीक है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसमें से उसका चार्ज माइनस कर लेते हैं, बिकॉज इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज दैट इज इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका चार्ज माइनस कर लेते हैं। एंड अनायन जो होता है, अनायन के लिए हम करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस उसका चार्ज। ठीक है, उसका चार्ज प्लस कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि अभी इस मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर कटायन आई रिपीट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो चुके हैं तो उतना चार्ज नहीं है, तो माइनस करते हैं।
अनायन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, यानी उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, यानी चार्ज ऐड करेंगे। अभी इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मुझे मिला अनायन और कटायन का देख के, इफ द सम इज 8 और लेस देन 8, अगर मुझे आंसर मिलता है 8 या फिर 8 से कम, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूं उसको, ठीक है। तो फिर मैं उसे 2 से डिवाइड करता हूं और मुझे रिजल्टेड हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे रिजल्टेंट हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर है 2, ओके, फाइनल आंसर इज 2, देन माई हाइब्रिडाइजेशन इज sp इज व्हाट आई विल से, ठीक है। s पहला और p का एक, p का पहला, s पहले और p का पहला वाला ऑर्बिट, ओके। तो मुझे ये मिलता है आंसर। अभी देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, अगर मुझे समझो, हाँ देखो मैंने बताया ना अभी, अगर 2 मिला मुझे आंसर तो sp होता है, 3 मिला तो sp2, 4 होता है तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 तो sp3d3। समझ में आ गया? अभी इफ द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम इज मोर देन 8, अगर 8 से ऊपर, 8 से कम आया तो क्या कर, 8 या फिर 8 से कम आया तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अगर 8 से बड़ा आया तो फिर यू विल डिवाइड बाय 8 इटसेल्फ। अगर 8 से बड़ा नंबर मिला तुम्हें तो 8 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 8 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें रिजल्टेंट हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। जो भी नंबर मिलेगा उसको यहां पे डाल के देखोगे, अगर 5 है तो फिर s का 1, p के 3 और d का 1, वैसे तुम कैलकुलेट करके देखोगे उसका हाइब्रिडाइजेशन है क्या। और अगर रिमाइंडर रहता है ना, अगर रिमाइंडर रहता है ना, तो रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर दो और रिजल्ट को ऐड कर दो वो, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं एक दो। लेट्स स्टार्ट विथ BeCl2, ठीक है। तो सिंस मुझे बी का ओरिजिनल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है तो मैं प्लस माइनस नहीं करूंगा उसका चार्ज। बी में ओरिजिनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते, तो 2 प्लस क्लोरीन में ओरिजिनली 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते, तो 7 इंटू 2, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 14, तो 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16, हाँ। और 16 जो है वो 8 से बड़ा नंबर है, हाँ कि नहीं। अगर वो 8 से बड़ा नंबर है तो मैं उसे डिवाइड भी 8 के साथ करूंगा, तो मुझे फाइनली 2 मिलता है और मेरा हाइब्रिडाइजेशन है sp, ठीक है। मेरा हाइब्रिडाइजेशन है sp। इसको कंफर्म करने के लिए और एक चीज है, एक तो तुम ऐसे इसका हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ सकते हो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है BeCl2 का, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर वे टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज Be जो है ना, जो सेंट्रल एटम है ना, उसका तुम उसके ऑर्बिटल्स बना लो, ठीक है, s और p ऑर्बिटल्स, ठीक है। s में उसके 2 ऑर्बिटल्स पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, और p में उसके 0 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अरे आई एम सॉरी, s में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्योंकि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और p में उसके 0 इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, मुझे 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना था ना, इसको 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना था, तो ये एक को हटा देता हूं और यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। उस एक को हटा दिया और यहां पे डाल दिया, और 2 क्लोरीन है ना मेरे पास, तो एक क्लोरीन यहां पे आ गया और एक क्लोरीन यहां पे आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बी का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो मुझे मिलता है sp हाइब्रिडाइजेशन, हाँ कि ना, मुझे मिलता है sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s का और एक p का ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, ओके। यहां पे मैंने फॉर्मूला नहीं यूज किया, पर मैंने ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए और खुद का दिमाग यूज किया कि BeCl2 है तो फिर Be में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है और Cl 2 है, तो मुझे चाहिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैसे 2 चाहिए थे, तो यहां पे पहले 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैंने एक को निकाल दिया और एक को यहां कर दिया, ठीक है, उसको जगह दे दी, उसको अनपेयर कर दिया। और ये जो दोनों थे, इसको जब भी मैं यहां से यहां डाल रहा था तभी मुझे क्या करना पड़ा कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल करनी पड़ी, ठीक है। ये दोनों ऑर्बिटल, पहला s का और पहला p का ऑर्बिटल, दोनों की एनर्जी इक्वल करनी पड़ी, ठीक है। तो मैंने दोनों को हाइब्रिडाइज कर दिया एंड आई गॉट sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके।
अभी BF3 के बारे में बात करते हैं। BF3 में B इज बोरॉन, बोरॉन इज फ्रॉम ग्रुप 13, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, F ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 इंटू 3 क्या होता है 21, तो 3 प्लस 21 क्या होगा 24। ये 8 से बड़ा नंबर है तो डिवाइड बाई 8 कर देंगे, आंसर 3 मिलता है। 3 मतलब 1s 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी इसको भी टेक्निकली सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। 1s का और 3 p के ऑर्बिटल्स, b में कितने ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में 1 2 और 3, और मुझे 3 फ्लोरीन को इसमें फिट करना है। ठीक है, 3 फ्लोरीन को, पर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक चेंज करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहां डाल देता हूं। ठीक है, तो मुझे अभी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और मेरे पास 3 फ्लोरीन है कि नहीं, तो 3 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन खुद खुद का शेयर कर लेंगे इन तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और जब कि मैंने एक को यहां से यहां लाया तो मुझे ये तीनों के तीनों एनर्जी इक्वल हो जाएगी ना, कुछ तो तीनों की तीनों एनर्जी इक्वल हो जाएगी अगर मैं यहां से यहां ला रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मुझे मिल जाएंगे। समझ में आया? अभी मैं हर बार ये करके नहीं दिखाऊंगा, ये खुद से करके देख रहा है, मैं तुम्हें फॉर्मूला वाइज सिखाता हूं। ठीक है, PCl3 फॉस्फोरस जो है ग्रुप 15 का है, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस शेल में। क्लोरीन ग्रुप 17 का है, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 इंटू 3 21, 5 प्लस 21 क्या होता है 26। अभी उसको भी 8 के साथ डिवाइड करोगे क्योंकि वो 8 से बड़ा है, तो मुझे मिलता है आंसर 3, और रिमाइंडर भी मिलता है, रिमाइंडर मिलता है 2 का। तो मैंने क्या बताया था, जब रिमाइंडर मिलता है तो रिमाइंडर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2/2 कर दिया मैंने और आंसर मिला 1। तो जो 3 मुझे ओरिजिनल मिला था और 1 मिला था, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 4, और मेरा हाइब्रिडाइजेशन है 4, यानी S1 P के 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर PCl3। समझ में आया? ठीक है, चल अभी बेंट रूल याद है तुम्हें? बेंट रूल, बेंट रूल में बताया था एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड में क्या फर्क होता है, वो बताया था, हाँ कि नहीं? एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड में क्या फर्क होता है? तो ये जो 3 क्लोरीन है, ये जो 3 क्लोरीन है जहां पे मैंने ट्रायंगल बनाया है, ऑल दिस 3 क्लोरीन आर प्रेजेंट इन वन प्लेन, एक प्लेन में प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये फॉस्फोरस बीच में, यहां पे एक क्लोरीन है, यहां पे एक क्लोरीन है, यहां पे एक क्लोरीन है। ठीक है, ये 3 क्लोरीन प्रेजेंट ऐसे, और 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर है एक क्लोरीन नीचे, तो वो 2 क्लोरीन है मेरे एक्सियल क्लोरीन जो ऊपर और नीचे प्रेजेंट है। समझ में आया एग्जैक्ट 3D स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, तो ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड लेंथ होती है, ये बड़ी होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, जो ये वाली होती है। एक सेकंड, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है उससे ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, और ये एक्सियल एरिया पे जो प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट्स। ओके, अभी स्ट्रेंथ ऑफ पाई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रेंथ कुछ ऐसा होता है, PP सिग्मा बॉन्ड जब फॉर्म होता है, एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज ओनली फॉर्म्ड बिटवीन PZ एंड PZ। ठीक है, वो PZ और PZ के बीच में ही फॉर्म होता है, तो दैट इज स्ट्रॉन्गर देन SP सिग्मा बॉन्ड। एक साइड पे S सब शेल है और एक साइड पे P सब शेल है, स्ट्रॉन्गर देन SS, यानी दोनों साइड पे S सब शेल है। ठीक है, दोनों एटम जब भी PZ और PZ के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, 2 एटम है वो बाजू में आ रहे हैं, इसका भी PZ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी PZ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों का ओवरलैपिंग हो रहा है, मुझे मिल रहा है एक सिग्मा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग बॉन्ड मिल रहा है PP के बीच में, PZ के बीच में, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू SP, एज कंपेयर टू SS। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी बात करेंगे ओवरलैपिंग के बारे में। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं?
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड जिसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड, ये हर एक ऑर्बिटल होता है ना, हर एक ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल्स है हमारे पास, एस में 1 है, पी में 3 है, वैसे वैसे, तो एवरी ऑर्बिटल हैज अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड के शेप भी डिस्कस किए थे। एस का जो होता है वो स्फेरिकल होता है, पी का जो होता है वो डंबल शेप होता है, डी का जो होता है वो डबल डंबल शेप होता है। याद आ रहा है सब कुछ? ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड होता है वो हर एक ऑर्बिटल का होता है। ठीक है, हर एक ऑर्बिटल का अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड होता है, शेप भी अलग अलग होता है, शेप साइज अलग अलग होती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच शेल इट इज प्रेजेंट शेप बदलेगा, डिपेंडिंग ऑन विच सब शेल इट इज प्रेजेंट SPDF, उसके हिसाब से उसका शेप बदलेगा। ठीक है, तो फिर व्हेन टू एटम्स, एटम A और एटम B एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो क्या होता है, समझो A का एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और B का भी एक खुद का ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, समझे? तो ये जब भी क्लोज आता है ना, तो इसके और इसके बीच में कुछ ओवरलैपिंग होता है। कैसे? तो कुछ ऐसे, ठीक है, वो एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं। ये कुछ छोटा सा रीजन होता है ना, ये रीजन में ओवरलैपिंग होता है, और यही रीजन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, यही ओवरलैप वाले रीजन में एक दूसरे के ऊपर रहने वाले ऑर्बिटल, जहां पे एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं दो अलग अलग एटम्स के, वहां पे ही शेयरिंग होती है, शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया? तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो हम देखते किस किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, किस किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है, ताकि हम समझ पाए किस किस टाइप का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो पहली होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो अभी एवरी ऑर्बिटल जो होता है ना, ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल, तो उसमें पॉजिटिव साइन रहती है और नेगेटिव साइन रहती है पी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, पी ऑर्बिटल्स में पॉजिटिव साइन रहती है और नेगेटिव साइन रहती है। अभी एस ऑर्बिटल्स में सिर्फ पॉजिटिव साइन रहती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रहती क्यों है? दिस इज नॉट चार्ज, मेरी बात सुन लो, ये चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये चार्ज के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इट इज नॉट चार्ज। हम जब भी याद है हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी ये बात की थी, इलेक्ट्रॉन को वी कंसिडर एज अ वेव फंक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ढूंढने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक ऑर्बिटल के अंदर ढूंढने के लिए कि वो कहां पे प्रेजेंट है, हम वेव फंक्शन को यूज करते हैं, साई। तुम्हें याद है, साई वेव फंक्शन को यूज करते हैं। तो अ वेव हैज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड। यहां पे पॉजिटिव होता है, यहां पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो समटाइम्स द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव एंड समटाइम्स द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, यानी नीचे होता है। समझ में आया? तो P में कुछ ऐसा होता है। तो जब भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब क्या, अगर सेम साइन रही ना, प्लस और प्लस की ओवरलैपिंग हुई ना, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एंड देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन। पॉजिटिव ओवरलैपिंग जब होती है तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड बनती है यहां पे। ठीक है, तो ये कहां पे होती है? पहले तो PX और PX, यहां पे PX और PX, तो PX और PX हमेशा ऐसे ओवरलैप होते हैं। ठीक है, PX और PX हमेशा ऐसे ओवरलैप होते हैं। ठीक है, सीधे रखते हैं दोनों को हमें सीधे रखना है, और दोनों के एजेस को, दोनों के लोब्स के एजेस को ओवरलैप करना है। ठीक है, तो फिर पॉजिटिव इज ओवरलैपिंग विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज ओवरलैपिंग विथ नेगेटिव। अभी सेम थिंग फॉर एस में बोथ आर पॉजिटिव, फुल्ली पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग मिल रहा है मुझे। ठीक है, अब लेट्स लुक एट नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग में जब भी
ऑपोजिट साइंस ओवरलैप करते हैं, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन ओवरलैप कर रहे हैं, तो फिर मिलता है नेगेटिव ओवरलैपिंग, वेयर देर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। देर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्म नहीं होता जब भी ऐसी ओवरलैपिंग होती है। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मुझे हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग की ही जरूरत रहती है, ठीक है। जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव ओवरलैपिंग में नहीं होती है। फिर थर्ड चीज है, तीसरी चीज और एक भी है, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग जहां पे पॉजिटिव इज ओवरलैपिंग विद पॉजिटिव एज वेल, पर वो नेगेटिव के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देर इज नो ओवरलैपिंग, यानी अगेन देर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। देर इज अगेन नो बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? अभी और एक चीज यहां पे बतानी थी, एक सेकेंड। पी एक्स जो होता है ना, उसको ऐसे दिखाते हैं पी एक्स, और अगर वो दूसरे पी एक्स के अगर वो दूसरे पी एक्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो भी ऐसे दिखाता है। अभी जो पी जेड होता है ना, वो कुछ ऐसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसको टेढ़ा दिखाते हैं, और दूसरे पी जेड के साथ ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो पी जेड सिग्मा बॉन्ड देते हैं, और पी एक्स या फिर पी वाई भी, ठीक है, पी वाई के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये लोग पाई बॉन्ड देते हैं, क्योंकि इनका ओवरलैपिंग कुछ ऐसे होता है। और सिग्मा और पीजेड जो होता है ना, पीजेड वो देता है सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज इनका ओवरलैपिंग कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलो, I'll see you guys in the next module.